नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं SR लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और चर्चा में आज मणिपुर है। एक वीडियो खौफनाक, शर्मनाक, पूरे देश को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ और सारे देश का सर लज्जा और ग्लानि से झुक गया। इस मामले में कार्रवाई हुई है, मुख्य आरोपी समेत कई पकड़े गए हैं और बाकियों की धरपकड़ जारी है। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि इतने जघन्य अपराध पर क्यों 2.5 महीने बाद कार्रवाई हुई। दूसरा सवाल, 3 महीने हो गए, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए भी, कई सारी कार्रवाई उन्होंने की, कई कदम उठाए, लेकिन फिर भी आज भी मणिपुर क्यों जल रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं खास मेहमान जिन्हें पूर्वोत्तर के राज्यों में काम करने का अच्छा खासा अनुभव हासिल है। मेरे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड अमित बंसल। मेजर बंसल, स्वागत है आपका SR लाइव भारत में। मणिपुर की बेटियों के गुनहगार, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन पूरे देश को शर्मसार करने के बाद अब सबसे पहली बात तो शीतल मैं ये कहूंगा, अगर हम इस पूरी घटना को देखते हैं, बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद जब समुदाय के लोग पुलिस के पास FIR दर्ज कराने जाते हैं तो वो लगभग 15 दिनों तक FIR दर्ज नहीं करते। 15 दिन के बाद FIR दर्ज होती है, वो भी 0 FIR। उसके बावजूद 78 दिनों तक, 78 डेज तक कोई अरेस्ट नहीं होता है जब तक कि ये वीडियो वायरल नहीं होता। दूसरी बात, जब जो इस वन ऑफ द पीड़ित, जो इस घटनाक्रम के एक पीड़ित हैं, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम 5 लोग थे, हम जंगल में चले गए थे, जंगल में छिप गए थे। वहां से हमें पुलिस ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे और आपको अपने सुरक्षित जगह पर पहुंचाएंगे। पर पुलिस वालों ने उनको ला करके गांव की, जो ये जिनको मणिपुर में लोग टॉर्च बियरर तो मीरा पाई भी बोलते हैं, इन महिलाओं के हवाले कर दिया। आप देखिए, महिलाएं, इन महिलाओं के हवाले कर दिया और इन महिलाओं ने इन्हीं परिवार के लोगों के हवाले कर दिया, युवकों के हवाले कर दिया कि जाकर के इनका रेप कीजिए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब सारे देश के सामने है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का कल बयान आया था और उन्होंने कहा इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और हमें इसके बारे में पता है। जो कितनी शर्मनाक बात है। और हम एक घटना के ऊपर इतना विचलित हो रहे हैं। अगर उन 100 घटनाओं के बारे में देश के सामने चीजें खुलेंगी तो कितना भयावह दृश्य होगा, ये मैं सोच करके ही लोगों की रूह कांप जाती है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी जो कहते हैं लोग कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग इन घटनाओं में मारे गए, ये बिल्कुल एक वेग और बहुत ज्यादा सही आंकड़ा नहीं है। दूर दराज के इलाकों में जहां पर कई गांव के गांव जला दिए गए, दूर दराज के इलाकों में जहां लोगों को मार दिया गया और जो लोग बचे हैं वो बच करके पहाड़ों की तरफ चले गए हैं जिनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट है नहीं और काफी बड़े इलाकों में मोबाइल सेवा भी नहीं है। तो जब तक उन लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो जाता, जब तक वो लोग मिल नहीं जाते, तब तक आपको यही पता नहीं लगेगा कि कितने लोग असलियत में विस्थापित हैं और कितने लोग असलियत में मारे गए हैं। तो भी आपके पास ये भी आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग विस्थापित हुए हैं। आपके पास ये भी आंकड़ा नहीं है कि कहां कहां कितना नुकसान हुआ है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं और उसकी FIR उनके पास दर्ज हैं। तो आप सोचिए स्थिति कितनी भयावह होगी। एक मांग ये भी उठ रही है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री से हालात नहीं संभल रहे, उनके जाने का वक्त है, अब उन्हें जाना चाहिए। हालांकि पहले भी इस्तीफा उन्होंने दिया था या नाटक किया था और उसके बाद फाड़ दिया, ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स में देख रही थी। लेकिन गृह मंत्री भी गए थे पिछले महीने और उन्होंने लोगों से, सब समुदायों से बात की। कुकी समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव से वो मिले, मैतेई समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, कुछ कमेटियां भी बनी वहां पर। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि हालात संभल नहीं पा रहे, आउट ऑफ हैंड होते चले जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है ट्रस्ट डेफिसिट। जो दो समुदाय हैं उनका एक दूसरे के अंदर भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी दूसरी समस्या है फेक नैरेटिव्स और झूठी खबरें। मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ है, ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के पीछे फेक नैरेटिव्स हैं। कुछ वीडियो लोगों ने वायरल किए। हम कहते रहेंगे कि हाँ, मणिपुर में इंटरनेट बैन है तो वीडियो वायरल नहीं हो पा रहे, बट मणिपुर में लोग ब्लूटूथ के थ्रू वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये हो रहा है। एक ने वीडियो शूट किया, ब्लूटूथ के जरिए उसने कई लोगों को बांट दिया। उसमें से एक व्यक्ति के अगले गांव में उसने ब्लूटूथ के थ्रू लोगों को बांट दिया। तो चीजें इस तरह से हो रही हैं और चीजें फैल रही हैं, इसको हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं। और ये जो फेक नैरेटिव्स हैं, अभी मैं पिछले दिनों मैंने 2 वीडियोस देखे। एक वीडियो में एक महिला थी, वो कह रही थी कि 200 से ज्यादा मैतेई महिलाओं का रेप हुआ है और मैतेई लोगों को आगे आना चाहिए इस बलात्कार को रोकने के लिए। एक और वीडियो में देख रहा था जिसमें एक युवक था, वो कह रहा था कि मेरे सामने इतनी महिलाओं का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, कुकी उग्रवादियों ने बलात्कार किया। तो क्या होगा जब आप इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं जी, तो एक नेचुरल बात है मैतेई समुदाय के अंदर कुकी समुदाय के प्रति घृणा फैलेगी
और जब मैतेई समुदाय को बताया जाएगा कि आपकी इतनी महिलाओं का रेप हुआ, तो वो भी शायद उसका रिट्रीब्यूशन ढूंढने के लिए निकलेंगे। इनफैक्ट जो आप ये बात कह रहे हैं, मैं भी देख रही थी रिपोर्ट्स में कि जब ये घटना हुई 4 मई वाली, जिसका जो जघन्य अपराध, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, खबरों में हम देख रहे थे 4 मई से पहले, जिसमें बताया गया था कि एक मैतेई महिला को ऐसे ही मारा गया, जो कि एक फेक वीडियो था। और उसके बाद ये घटना हुई। हिंसा शुरू ही इस तरह के फेक वीडियो से हुई। 3 मई को जब लमका में प्रदर्शन हो रहा था, उस समय में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्लास्टिक में लिपटी हुई एक महिला की लाश दिखाई गई, जो कि मणिपुर से दूर दूर तक जिसका कोई रिश्ता नहीं। बताया गया कि शायद यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पर वो और ये कहा गया कि कुकी लोगों ने मैतेई महिला की हत्या कर दी है बलात्कार करने के बाद। ये सब फैलाया गया और बहुत जल्दी ये खबर पूरे मणिपुर में फैल गई, क्योंकि मैतेई वहां का एक बहुत डोमिनेटिंग समुदाय है, बहुत प्रभावशाली समुदाय है। आज आप देखेंगे क्योंकि 10%, अब अगर देखें मैं इसको बताना चाहूंगा, मैतेई जो समुदाय है वो वैली घाटी के इलाके में रहता है, और जो कुकी समुदाय है वो पहाड़ों के इलाकों में रहता है, हिल्स में रहते हैं। मैतेई समुदाय का जो घाटी का एरिया है वो पूरे मणिपुर का केवल 10% है। बस उस 10% इलाके में लगभग 53 से 55% आबादी रहती है। मतलब तादाद मैतेई की ज्यादा है, इलाका उनके पास कम है, जो कि और मजे की बात ये देखिए, उस 10% क्षेत्रफल के अंदर मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटें उस 10% क्षेत्र में आती हैं, मतलब मैतेई बहुल इलाके में। और एज ए रिजल्ट जब आप इसको परिणाम देखेंगे तो हमेशा मणिपुर की विधानसभा में 40 से अधिक सीटें मैतेई समुदाय की रहती हैं। उनको वर्चुअली 2/3 से लेकर के 70% बहुमत पारित रहता है। तो वो जो कानून बनाना चाहे बना सकते हैं, जो नियम बनाना चाहे बना सकते हैं। और कुकियों का और नागाओं का रिप्रेजेंटेशन कम रहता है, तो वो इस तरह से प्रभावशाली हालत में नहीं रहते। दूसरी एक और बात कहूंगा, चूंकि इम्फाल उनका केंद्र रहा है और ये हिस्टोरिकली जब से मणिपुर को भारत में शामिल हुआ 1949 से, तब से लेकर के अब तक एक भी कुकी मुख्यमंत्री मणिपुर का नहीं रहा है। जितने मुख्यमंत्री रहे वो सारे या तो मैतेई रहे, और केवल 2 मुख्यमंत्री वो नागा समुदाय से रहे। तो अब एक समुदाय आपने ऑलरेडी मार्जिनलाइज कर दिया है। ऊपर से अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, कुछ घटनाएं पिछले 7-8 महीनों में घटी, जिसकी वजह से कुकी समुदाय थोड़ा एग्रीव्ड हुआ, और उनका मैतेई समुदाय के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट जो था, जो भरोसा था, वो बीच बीच में टूटने लगा। पहला हुआ, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट स्टार्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने कुकियों को उन गांवों से हटाया जिन गांवों में वो कई 100-150 वर्षों से रह रहे थे। आपकी जगह से किसी को हटाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर रोष फैलेगा। दूसरी बात, ये वैली एरिया को छोड़कर घाटी एरिया में से तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया गया, और पहाड़ी इलाकों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगे रहने दिया गया। जबकि जो आज की डेट में हमारे जो उग्रवादी गुट हैं वो सारे मैतेई गुट हैं, जिनके साथ भारत सरकार के साथ लड़ाई चल रही है। तीसरी बात, लेकिन कुकी समुदाय भी तो अलग से वो एक कुकी लैंड की मांग करता है। नहीं, कुकी लैंड की मांग दे आर नॉट डिमांडिंग। वो कुकी एक सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं कि हमें सेपरेट स्टेट दे दिया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट, और मैं डेवलपमेंट की बात अगर करने लगूं, मणिपुर के अंदर आज की डेट में 7 यूनिवर्सिटीज हैं। 7 यूनिवर्सिटी मणिपुर में, एक भी पहाड़ी इलाके में नहीं है, सारे के सारे इम्फाल वैली के अंदर है। मणिपुर में 3 प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। रिम्स है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, शीजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। इसमें से एक भी पहाड़ी इलाकों में नहीं है। जितने भी हिल एरियाज हैं, जो कि 90% इलाका है, वहां पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इवन उन्होंने कभी कुछ दिनों पहले एक चूराचांदपुर में मेडिकल कॉलेज की ब्रांच खोली थी, बट उस मेडिकल कॉलेज में भी आप माइनर सर्जरी के अलावा कुछ बड़ा सर्जरी नहीं कर सकते हैं। और इस पर भी मैतेई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। इस पर और आरक्षण का जो फैसला, जो कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। नहीं, बवाल काफी समय से चल रहा था। पहले हुआ फॉरेस्ट लैंड एक्ट, उसके बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसके बाद ये जो मैतेई आरक्षण का मामला आया। तो इस मैतेई आरक्षण के मामले को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद थोड़ा सा टर्बुलेंसेस फैले। 29 अप्रैल को इन्होंने एक फॉरेस्ट ब्लॉक का ऑफिस जलाया था कुकी लोगों ने चूराचांदपुर में इनकी बहुतायत है, सबसे ज्यादा कुकी लोग चूराचांदपुर में ही हैं। और उसके बाद 3 तारीख को जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो ये फोटो वायरल हुआ, और फोटो वायरल होने के बाद फिर वायलेंस फैल गई। उसके बाद जो हुआ 3 मई के बाद, 4 मई के बाद, वो सबसे ज्यादा भाव है। मैं इसी बात को बार बार कहता हूं कि हम 2 चीजों पर गौर करना चाहिए। एक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, 2 समुदायों के बीच झड़प, और दूसरा जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। 4 तारीख को और 5 तारीख को मणिपुर पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर था पंगई, वहां पर एक मणिपुर राइफल्स का हेडक्वार्टर वहां से, और एक IRB का हेडक्वार्टर था वहां से।
इसके अलावा जितने भी हथियार की दुकानें थी, चाहे वो चूरा चांदपुर में रही हो, चाहे वो इम्फाल वैली के अंदर ही हो, अधिकतर इम्फाल के अंदर है, चूरा चांदपुर में एक दुकान है, इन सब से हथियार और गोला बारूद लूटा गया। लगभग 4 से 6 हजार हथियार और लगभग 5 लाख से अधिक गोलियां लूटी। और ये लूटपाट करने वाले किसी भी गुट के हो सकते थे। हाँ, चूरा चांदपुर में कुकी गुट के रहे होंगे और इम्फाल वैली के अंदर सारे मैतेई गुट के रहे। अब आप ये समझिए, सेना के अंदर या किसी भी फोर्स के अंदर अगर आप मेरे हथियार खाने को कोई भी लूटने के लिए आता है, सो आई एम सपोज्ड टू फायर एट देम, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और गृह मंत्री ने अपील भी की थी कि जब वो वहां गए थे कि हथियार सब सरेंडर कर दो। देखिए, जिन्होंने हथियार लूटे हैं उनको हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे, बट हथियार सरेंडर नहीं हुए हैं। कल मुझे एक डिबेट में एक माननीय संसद सदस्य थे, उन्होंने कहा कि लगभग 4000 हथियार तो लूटे गए, बट उन्होंने कहा 11000 हथियार हम लोगों ने सरेंडर करा लिए हैं। तो ये आंकड़ा मेरी समझ में भी नहीं आया कि 4000 जब लूटे गए तो 11000 कैसे सरेंडर हो सकते हैं। पर जहां तक सेना की जो खबरें हैं, सेना के जो इनपुट हैं, वहां से पता लगता है एक बड़ी तादाद में ऑटोमेटिक वेपन अभी भी बाहर हैं और वो सरेंडर नहीं हुए हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है। और ये हथियार उन गुटों के हाथों में पड़ गए हैं जो कि भारत सरकार के खिलाफ पिछले कई दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं। यूएनएलएफ, केवाईकेएल, पीएलए, केसीपी, प्रेपाक, जिनके साथ अभी कोई सीज फायर नहीं है। कुछ दिनों पहले 3 कोर के जो ट्रुप्स थे, उन्होंने बॉर्डर के पार ले जाते हुए एक मोटर को और कुछ मशीन गन्स को पकड़ा था। ये हथियार वो थे जो लूटे गए थे और बॉर्डर के उस पार लेकर के जाए जा रहे थे ताकि वो सुरक्षित कैंपों तक पहुंच जाएं। तो ये बहुत बड़े सुरक्षा का मसला भी है। बिल्कुल, क्योंकि म्यांमार के साथ सीमा लगती है, बांग्लादेश भी है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी है। और सबसे बड़ी चीज जो हम बात कर रहे हैं वो अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रस्ट डेफिसिट। दोनों समुदाय के बीच में भरोसा खत्म हो चुका है। अभी देखिए ना, जैसे अभी मैं आज ही रिपोर्ट्स में देख रही थी कि अब कुकी समुदाय के लोग जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों के घर जलाने की कोशिश, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स आई, तो ये रिटेलिएशन में वो उनका कर रहे हैं, फिर वो उनका कर रहे हैं। जहां पर इसका अंत क्या है? अंत बताऊं मैं इसके बारे में। क्या अभी हो कह रहा है कि जहां जो पावर में है, चूरा चांदपुर कुकी समुदाय थोड़ा सा बहुसंख्यक है, तो वहां जो मैतेई लोगों के घर थे उन्होंने जलाए। जहां पर इम्फाल वैली के अंदर या वैली इलाके के अंदर जहां मैतेई समुदाय बहुतायत में है, तो उन्होंने वहां कुकियों के घर जलाए और कुकियों लोगों को मार दिया। अब और इसमें सबसे बड़ा रोल जो आ रहा है वो आ रहा है इम्फाल की महिलाओं का, मैतेई महिलाओं का, जिनको लोग ये मीरा पाइपी या टॉर्च बेरर कह करके संबोधित किया जाता है। कहा जाता है कि वो रिफॉर्मर्स हैं, वो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो। और ऐसा नहीं, मेरे जब मैं मणिपुर में था, मेरे समय में भी इन मीरा पाइपीज के ऊपर काफी सारे एक्यूजेशन थे कि आतंकवादियों को शील्ड करती हैं, उनको शेल्टर करती हैं। पिछले कुछ दिन पहले 12 हार्डकोर आतंकवादी जिन्होंने 6 डोगरा के ऊपर एम्बुश किया था 2015 में, उनको यही महिला छुड़ा करके ले गई। इसके पहले एक और घटना हुई जिसमें एक महिला अपने बेटे को इलाज के लिए इम्फाल ला रही थी क्योंकि उसका बेटा घायल हो चुका था, एम्बुलेंस में थी वो। इन्हीं महिलाओं ने उस महिला को और उसके बेटे को जिंदा जला दिया एम्बुलेंस के अंदर। मैंने वो रिपोर्ट भी इन्हीं महिलाओं ने, बिल्कुल ठीक है। अभी ये जो रिपोर्ट आई है, वो महिला मैतेई थी और उसने शादी कुकी समुदाय से की थी। तीसरा घटना अभी जो हम देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें भी जो चश्मदीद उन्होंने ये बताया है कि हमें पहले पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने इन्हीं महिलाओं को सौंपा और इन्हीं महिलाओं ने इनको रेपिस्ट को सौंप दिया। बिल्कुल। तो ये जो मीरा पाइपी महिला है, इनका रोल सबसे बड़ा चिंताजनक है। आप इनको टॉर्च बीरर नहीं कर सकते, ये रोशनी फैलाने वाले नहीं, ये मशाल लेकर के आग लगाने वाली महिलाएं हैं और कुछ ना कुछ इनके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। अब नियंत्रण कैसे हो? मैंने बार बार इस बात को कहा है। सबसे पहली बात, चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, कुकी समुदाय या नागा समुदाय अब मैतेई समुदाय के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कहते, चलिए जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जगह अलग है, लेकिन जहां ट्रस्ट टूट चुका है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आकर के राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा ताकि जो सत्ता है वो मैतेई मुख्यमंत्री के हाथ में ना रहे। मतलब राष्ट्रपति शासन ही अब इसका एकमात्र उपाय दिखता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाएं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, क्योंकि अभी बहुत खून खराब हो चुका है और आपको वो भरोसा दोनों समुदायों के बीच में दोबारा कायम करना है। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 3 महीने में, और अभी हमें करेक्ट नंबर पता ही नहीं है कितने लोग मारे गए। करेक्ट नंबर हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो आपको प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो इस सारी समस्या को एक मजबूती के साथ हल करे। चाहे तो आप किसी आर्मी के जनरल को वहां भेजें जिसको नॉर्थ ईस्ट का अच्छा अनुभव हो, या फिर आप किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को वहां भेजें जिसको नॉर्थ ईस्ट का अच्छा अनुभव हो, जो मतलब सख्ती के साथ इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करे। तीसरी बात, चूंकि मणिपुर पुलिस के ऊपर से समुदाय का भरोसा उठ चुका है। अब जैसे मैं इसी घटना की बात कर रहा हूँ, चश्मदीद ने बताया कि पहले मणिपुर पुलिस ने पकड़ा और उनको हैंडओवर कर दिया मीरा पाइपी के द्वारा, तो मणिपुर पुलिस के ऊपर से भरोसा है। तो आपको मणिपुर पुलिस की कमांड आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस को देनी पड़ेगी जी। जो पूरी पावर रहे वो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास रहे। तीसरी बात, जो मैं चौथी बात में कहूंगा, वो है जो इन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक वैली एरिया से हटाया गया है। अभी मैं पिछले दिनों एक आर्मी अफसर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा अभी हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम कार्रवाई में देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन कमेंडेशन एंड ए पुलिस केस।
आपने गांव में कार्रवाई की, आपने किसी को मारा या आतंकवादी को पकड़ा, तो आपको प्रशंसा मिलेगी या आपके खिलाफ केस दर्ज होगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां पर आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट नहीं है, आपको अरेस्ट की पावर नहीं है। तो वो आपको दोबारा इंपोज करना पड़ेगा ताकि सेनाएं या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आसाम राइफल्स वहां खुल करके ऑपरेट कर सकें। बिल्कुल। इस सब के बीच में मेजर बंसल, एक सवाल जो इस मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर भी है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पार्लियामेंट सेशन से, संसद के सत्र से एक दिन पहले ही वो वीडियो वायरल क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी जो टाइमिंग है वायरल होने की, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और कई लोग धर्म का एंगल भी इसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समुदाय जो है ईसाई है, ये समुदाय जो है ये हिंदू है। तो जब इसमें पॉलिटिक्स हो रही है तो वो भी कहीं कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जा रहे, वो और मामले को खराब करने की ही शीतल, पहली बात कोशिश कर धर्म रहे के हैं। एंगल को क्लियर कर दूं, ये सबसे बड़ा नैरेटिव है और सबसे गंदा नैरेटिव है जो फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि मैतेई समुदाय हिंदू है। मैं आपको बता दूं, मैतेई एक समुदाय है, मैतेई एक धर्म नहीं है जी। मैतेई समुदाय के अंदर लगभग 30 से 35% मुसलमान हैं, जिनको मैतेई पंगाल कहा जाता है। मैतेई समुदाय के अंदर लगभग 20 से 25% क्रिश्चियंस हैं, जिनको मैतेई क्रिश्चियन कहा जाता है। मैतेई समुदाय के अंदर लगभग 20 से 25% ही एक और रिलीजन है जिसको बोलते हैं वो सनामही रिलीजन, जो कि पुराना एंशिएंट रिलीजन वो फॉलो करते हैं। ओके। और लगभग 20 से 25% मैतेई हिंदू हैं। जबकि बताया जा रहा है कि हाँ, सबके सभी हिंदू हैं। जी, बस। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ। और लोग इस नैरेटिव को, नॉर्थ इंडिया के लोग बैठे हुए जिनको कुछ नहीं पता, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो इस तरह के नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, हिंदुओं को मार दिया या गया, हिंदू अब आतंक फैला रहे हैं, जबकि मैतेई समुदाय हिंदू है ही नहीं। लगभग 20 से 25% मैतेई समुदाय के लोग हिंदू हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। दूसरी बात, जहां पार्लियामेंट की बात है, जितनी घृणित घटना हुई है, इसके ऊपर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, ये बहुत गलत है और ये दिमाग को, ये मन को खराब करने वाली बात है। आप दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशन नहीं लगा सकते। ये समय एक्ट करने का है, इस चीज के ऊपर एक्शन लेने का है, ना कि ये बताने का कि टाइमिंग क्या रही, ना ये कहने का कि ये क्यों हो रहा है। इस पर विचार करने का समय नहीं है। जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इस प्रकार की 100 से अधिक घटनाएं हुई हैं, तो मुख्यमंत्री को तो नैतिक जिम्मेदारी देते हुए त्यागपत्र दे ही देना चाहिए। अगर वो नहीं भी देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कुछ इस तरह का एक्शन करें, कुछ कंक्रीट एक्शन लें, जिससे कि जनता के दिमाग में, जनता के मन में भरोसा जागे एक दूसरे के प्रति और जी हाँ। सरकार के प्रति। आप बार बार डिले कर रहे हैं चीजों को, आप बार बार इन चीजों को, अभी एक्शन की बजाय आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आइडियली क्या होना चाहिए था, संसद में विपक्ष मांग कर रहा है, संसद में ठीक है चर्चा होनी चाहिए, तो संसद में सरकार को पहले तो एक बयान देना चाहिए, ऑफिशियल बयान, क्योंकि बाहर दिए हुए बयान रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। संसद में दिए गए बयान रिकॉर्ड किए गए जाते हैं, वो ऑफिशियल माने जाते हैं। संसद में एक ऑफिशियल बयान देना चाहिए ताकि जिसके ऊपर आगे चर्चा हो सके। और मैं जहां तक मानता हूं कि ये जो भरोसा है दोनों समुदायों का, ये जीतना बहुत जरूरी है। ये कैसे, क्योंकि आप उस इलाके में कार्यरत रहे हैं, आप फौज में वहाँ सर्व कर रहे थे और आपने इन दोनों समुदाय के लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है, संपर्क में रहे होंगे, तो क्या उपाय हो सकते हैं? कैसे अब इतनी इस कदर ट्रस्ट डेफिसिट हो चुकी है कि अब देखिए, मैंने पहले आपको बताया, हालांकि कमेटियां बनाने की कोशिश की जब गृह मंत्री गए थे, तब भी जब तक कि सत्ता में मैतेई समुदाय का कोई व्यक्ति पावर में रहेगा, क्योंकि तब तक कुकी समुदाय पर भरोसा ही नहीं करेगा। भाई दोनों समुदाय, आपको भरोसा जीतने के लिए आपको दोनों समुदायों को एक साथ बैठाना पड़ेगा। जब एक समुदाय को दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आप कैसे बैठाएंगे? तो भरोसा जीतने के लिए आपको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा पहले, और न्यूट्रल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए प्रेसिडेंशियल रूल इज द ओनली सॉल्यूशन। पहले प्रेसिडेंशियल रूल करिए, उसके बाद फिर आप दोनों समुदाय के सोशल लीडर्स को बुलाइए, पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाइए और रिलीजियस लीडर्स को भी बुलाइए, क्योंकि मणिपुर की जो जनता है वो तीनों चीजों को फॉलो करती है, रिलीजन को बहुत फॉलो करती है। कुकीज के जो पास्टर्स हैं उनके अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनके अलग अलग क्रिश्चियनिटी के अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके पास कैथलिक्स हैं, उनके पास बैप्टिस्ट हैं, उनके पास प्रेस्बिटेरियन, अलग अलग सेक्टर हैं। तो इन सब धर्मगुरुओं को बुलाइए, आप उनके सोशल लीडर्स को बुलाइए, आप उनके इंटेलेक्चुअल्स को बुलाइए और आप साथ में उनके पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाइए। सिमिलरली आप मैतेई के लोगों को भी बुलाइए और एट द सेम टाइम जो न्यूट्रल फोर्सेस हैं, मैं मणिपुर पुलिस के, मणिपुर के पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, आप न्यूट्रल फोर्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं असम राइफल्स का, क्योंकि वो पिछले कई दशकों, एक शताब्दी से भी अधिक समय से नॉर्थ ईस्ट में कार्यरत रहे हैं, उनका आप इस्तेमाल करिए। आप सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए, आप सेंटर से कुछ इंटरलॉक्युलर अपॉइंट कीजिए, जो कि जाकर के मध्यस्थ वहां जाकर के बात करें। तो इन लोगों को अपॉइंट करिए ताकि बात करें, ताकि जो गैप है, जो दो समुदाय के बीच में जो दूरियां बन गई उनको हटाएं। दोनों के कंसर्न्स आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। जो कुकी समुदाय का कंसर्न है, मैं मैतेई का कंसर्न भी समझता हूँ, कुकी का जो कंसर्न है वो है फॉरेस्ट एक्ट,
मैतेई को एसटी में इंक्लूड करना। मैतेई का कंसर्न है क्योंकि अब वो छोटे से 10% इलाके में करीब 55% पॉपुलेशन है, इम्फाल में ही बस केंद्रित है मोस्टली वो। हाँ, उनको जगह चाहिए, उनको खेती करने के लिए जगह चाहिए। 90% इलाका है वहां वो जा नहीं सकते ना, ये भी कानून है कि वो नहीं वहां नहीं जा सकते, वो कानून है वो नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ इलाके, चाहे पहाड़ों में ना हो, चाहे सेकेंडरी वैलीज हो, जैसे कुछ इलाके हैं, जैसे काकचिंग का इलाका है, जैसे कि आप, मुझे लगता है कि कुछ इलाके आपको डिनोटिफाई करने पड़ेंगे। दोनों ही के साथ में एक तरह से इंजस्टिस है, क्योंकि देखिए 10% इलाका है जहां पर 55% पॉपुलेशन रह रही है, वो बाकी के 90% इलाके में नहीं जा सकती, वहां जमीन नहीं ले सकती, और 90% इलाके में रह रही है एक कम पॉपुलेशन जिसके लिए बाकी और रिसोर्सेज नहीं है। आपने कहा मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है, तो रोड भी नहीं है वहां पर। हाँ, तो ये मतलब सचमुच ही इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको कहीं ना कहीं दो बातें करनी पड़ेंगी, आपको कुछ इलाकों को डिनोटिफाई करना पड़ेगा, ताकि कुछ इलाकों को, पूरे इलाकों को नहीं, ताकि मैतेई वहां जाकर के बच सकें। एट द सेम टाइम आपको हिल्स में ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, आपको हिल्स के लिए ज्यादा बजट देने पड़ेंगे, विकास करना पड़ेगा, वहां आपको यूनिवर्सिटीज बनानी पड़ेंगी, वहां आपको रोड बनाने पड़ेंगे, बाकी चीजें बनानी पड़ेंगी ताकि डेवलपमेंट वहां हो। तो उस तरीके से आप कुकियों का विकास, कुकियों का भरोसा जीतेंगे, और इस तरह से आप मैतेइयों का भरोसा जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि दोनों समुदाय में वहीं रहना है, आप ये नहीं कह सकते कि इसके लिए अलग स्टेट बना दो, उसके अलग स्टेट बना दो, वो पॉसिबल नहीं है। दोनों समुदाय ने जब वहीं रहना है तो आपको दोनों का भरोसा जीतना पड़ेगा, दोनों के बीच की दीवारों को पाटना पड़ेगा, और दोनों को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि दोनों समुदाय अपनी पुरानी वैमनस्यता को भूल करके आगे बैठने के लिए, आगे साथ जीने के लिए तैयार हो, और उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो उनका ख्याल रखा जाए। मेजर बंसल, आपने इतनी जानकारी हमें दी और इस बातचीत के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कदम उठाएगी, लोगों के बीच सामंजस्य, उनके बीच में आपस में विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी। और मणिपुर, जिसे कि एक ज्वेल कहा जाता है, मणि का मतलब होता है रत्न, मतलब इतनी खूबसूरत वो राज्य है, इतना खूबसूरत स्टेट है वो शांति वहाँ पर बहाल होगी, और वहाँ के लोग भी आराम से और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे।